नमस्कार सबको। देखिए बच्चों, इन द लास्ट क्लास आई स्टार्टेड टू टीच यू द पोयम द रोड नॉट टेकन, composed by Robert Frost, one of the most famous poets of America। ये बच्चों अमेरिका के जो महानतम कवि हैं उनमें से एक थे और उनका नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनके द्वारा लिखी हुई कविता मैंने पढ़ना आपको शुरू किया था और बच्चों आप देख रहे हैं इसके अंदर जो पहला और दूसरा पैराग्राफ यानी फर्स्ट एंड टू स्टेंजास हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, ये पहले से पूरे हो गए हैं। अब बच्चों टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द next para, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we lead on to way। तो बच्चों एक तो जरा इसमें आप देखो हर स्टेंजा के अंदर बच्चों कितनी लाइन हैं? देयर आर 5 लाइन्स इन एवरी स्टेंजा। हर स्टेंजा में जो है 5 लाइन्स है। इसकी राइम स्कीम क्या है इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो बच्चों पहली लाइन है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। इसको समझो बच्चों, लाइन क्या कहना चाहता है? देखो, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें कौन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, जरा पहचानो। एंड बोथ, एंड का मतलब तो जानते हो बच्चों, पहले वाले सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि एंड बोथ का मतलब एंड बोथ ऑफ द रोड्स। ये बच्चों दिस इज द सब्जेक्ट। एंड बोथ ऑफ देम, एंड देखो ये हो गया एंड बोथ ऑफ द रोड्स। कितनी सड़कें थी उसके सामने? बच्चों आपने देखा कि पोएट के सामने 2 सड़कें थी। अब कभी कह रहा है कि एंड बोथ ऑफ द रोड्स, और वो जो दोनों ही सड़कें थी इक्वली ले। ठीक है बच्चों, ये देखो इक्वली एडवर्ब है, इक्वली। ठीक है, ले बच्चों ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और आगे आ जाएगा दैट मॉर्निंग। ये बच्चों सबसे पीछे आ जाएगा। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सेट हो गया। कविता में क्या होता है बच्चों? इन ऑर्डर टू मेंटेन द राइम स्कीम ऑफ द पोयम, कविता की बच्चों जो अंत्यानुप्रास शैली है उस अंत्यानुप्रास शैली को मेंटेन करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए कई बार सब्जेक्ट को पीछे, ऑब्जेक्ट को आगे, एक्टिव पेशिव, इस तरीके से मामला चलता रहता है। तो बच्चों जरा देखेंगे एंड बोथ ऑफ द रोड्स इक्वली ले। और बच्चों उस दिन क्या था? दैट मॉर्निंग का मतलब होता है उस सुबह, उस सवेरे या उस दिन की सुबह। क्या था बच्चों? दोनों ही सड़कें समान रूप से, दोनों ही सड़कें। इक्वली का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वली का मतलब होता है बच्चों सेम। ठीक है, सेम का मतलब होता है समान रूप से। ले का मतलब मेरे सामने पसरी पड़ी थी। पसर जाती है कोई चीज, सड़क सीट के ऊपर बच्चों हम पसर के बैठते हैं। तो यहां पर बच्चों ये बताया गया कि पसरी हुई थी। यहां बच्चों ये जो लाइन है ना, ये लाइन बच्चों क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन नाम का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बच्चों आप यहां पर देख सकते हो। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब अमानवीय चीजों को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दर्शाया जाए। अमानवीय का मतलब जानते हो? अमानवीय में कौन कौन आ गया है? अमानवीय में बच्चों आप जानते हो निर्जीव आ गए हैं और साथ में जानवर आ गए हैं। और इतना ही नहीं बच्चों, पर्सोनिफिकेशन तब भी होता है जब बच्चों आपकी जो बॉडी का कोई एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब आपकी बॉडी जो है उसका कोई पार्ट है और उसको आप किसी ऐसी वर्ब के साथ, ऐसी क्रिया के साथ दर्शाते हो। ठीक है, कुछ आप जो है अपने शरीर का भी कोई अंग है और उस शरीर के अंग के ऊपर भी बच्चों आप क्या कर सकते हो? उसका मानवीकरण कर सकते हो। तो मानवीकरण कहां का होता है? मानवीकरण बच्चों 3 जगह होता है। आपने बताया, आपको देखा हमने। अमानवीय चीजों में क्या आएगी? नॉन लिविंग्स यानी जो निर्जीव होते हैं उन्हें बच्चों जब मनुष्य की तरह कार्य व्यवहार करते हुए दर्शाया जाता है। ठीक है, वह नॉन लिविंग्स। और उसके अलावा क्या है बच्चों? एनिमल्स। और तीसरा क्या बता दिया? और तीसरा बता दिया बच्चों पोस यानी पार्ट्स ऑफ द स्पीच नहीं बच्चों, पार्ट्स ऑफ द बॉडी करना चाहिए था ना।
पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर यानी कोई भी हमारा जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है उस पार्ट ऑफ बॉडी को भी बच्चों अगर मनुष्य की तरह काम करते हुए दर्शाया जाता है तो देयर आल्सो यू कैन ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। उन पंक्तियों में भी बच्चों आप पर्सोनिफिकेशन या जो मानवीकरण अलंकार है उसकी छटा या उसकी शोभा को अनुभव कर सकते हो। और एक तरीका समझाता हूं आपको बच्चों, बात हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन मानवीकरण अलंकार को पकड़ने का जो सबसे बेहतर तरीका है बच्चों वो क्या है जरा बताता हूं आपको। ये बच्चों पर्सोनिफिकेशन है। ये बच्चों दो जगह पाया जाएगा, या तो वर्ब में VERB या ये एडजेक्टिव में पाया जाएगा, इसके अलावा ये कहीं नहीं पाया जाएगा। ये तो एडजेक्टिव में, जैसे बच्चों अगर आप किसी निर्जीव को इस तरीके से कहते हो कि उसके साथ कोई ऐसे विशेषण का प्रयोग करते हो, आप किसी विशेषण का प्रयोग आप ऐसे विशेषण का प्रयोग करते हो कि जैसे मैंने आपको कहा कि बीती विभावरी जागरी और अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब जो नागरी यानी चतुर होता है, अब मुझे बताओ कि चतुर तो मनुष्य होते हैं, फिर उषा चतुर कैसे हो सकती है? उषा तो निर्जीव है, उषा तो बच्चों उषा है। अब बात यह है कि जब आपने यहां पर नागरी शब्द का प्रयोग किया, चतुर शब्द का प्रयोग किया, चतुर मानी क्लेवर होता है, इंटेलिजेंट होता है, जब आपने उषा को इंटेलिजेंट बताया तो बच्चों आपने क्या किया? वहां पर पर्सोनिफिकेशन किया। ये हिंदी का उदाहरण है, जयशंकर प्रसाद का लिखा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो एक तो बच्चों एडजेक्टिव के अंदर देखा आपने, और दूसरा मैंने क्या बताया, जो वर्ब होती है क्रिया। अब क्रिया में जैसे बच्चों मैं आपको कहता हूं कि जैसे मैंने आपको नेचर इज वीपिंग, द नेचर इज वीपिंग यानी प्रकृति रो रही है। अब मुझे बताइए कि जो रोने की क्रियाएं वो तो मनुष्य करते हैं, क्या कभी प्रकृति भी रो सकती है? प्रकृति नहीं रो सकती है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि प्रकृति रो रही है। लता का एक बड़ा मशहूर गाना है कि जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। अब मुझे बताओ बच्चों, कैन द हिमालयाज एवर बी इंजॉयड? मुझे ये बताइए कि क्या हिमालय कभी घायल हो सकता है? द हिमालयाज कैन नेवर बी इंजॉयड, द हिमालयाज कैन नेवर बी इंजॉयड माने हिमालय कभी इंजॉर्ड नहीं हो सकता, जख्मी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी आपने कहा कि जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो फिर अपनी लाश बिछा दी। तो मुद्दे की बात समझ में आ गई ना? पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। पहली बात, जब अमानवीय अर्थात निर्जीवों या एनिमल्स का मतलब जानवरों या पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब हमारी काया का कोई अंग जो है उसे मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दर्शाया जाता है, तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों? वहां पर पर्सोनिफिकेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्लियर हो गई बात? और बच्चों आपको ये भी कहा कि अगर इनको ढूंढना है तो आपको यहां पर गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन की जो ब्यूटी है वो बच्चों या तो सेंटेंस की वर्ब के अंदर दिखाई देंगी आपको, या फिर उस सेंटेंस के अंदर किसी से पर्टिकुलर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, जहां से आपको पता लग जाएगा कि इस सेंटेंस के अंदर किसका प्रयोग किया गया है। क्लियर है? अब बच्चों लाई यहां वर्ब है, तो आप जानते हो पसरना, पसर के कौन बैठता है? अरे पसर के मनुष्य बैठते हैं, जानवर बैठ सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि रस्ते क्या पसरेंगे? रस्ते तो रस्ते हैं, वो तो पसर के थोड़ी पड़ी हुई है, लेटी हुई थोड़ी है। लेटने वाला का लेटना होता है, तो रस्ते लेटते नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है एंड बोथ द रोड्स इक्वली ले, ये बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी समझ लो, कई बार समझाया मैंने, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको समझते हैं फर्स्ट फॉर्म। अब बच्चों का समझना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है। कई बार समझाया, जरा ध्यान दो, LIE लाई और LIED लाइड, और ये बच्चों LIED, ध्यान से समझना। अब बच्चों दोबारा कह रहा हूं, LIE लाई, LAY ले, और इस बार कह रहा हूं LAIN लैन, LAIN। अब और सुनना, अब ले रहा हूं फर्स्ट फॉर्म LAY, LAID और LAID। ये बच्चों ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स है, दीज आर कंफ्यूजिंग वर्ब्स, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, तो ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं करे। ध्यान दें बच्चों, लाई का मतलब क्या होता है? लाई माने झूठ बोलना होता है। लाई यानी क्या होता है? झूठ बोलना होता है, जिसकी सेकंड फॉर्म बच्चों लाइड होती है और थर्ड फॉर्म लाइड होती है। पहली बात समझ में आ गई है? अब बच्चों जैसे मैं आपको कहता हूं कि ही लाइड टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से क्या कहा? झूठ कहा, तो लाइड का प्रयोग होगा। अब बच्चों दूसरा सेंटेंस जरा देखना है आपके पास में बच्चों, जो दूसरी जो वर्ब है वो क्या है? जो बच्चों दूसरी वर्ब है आपके पास में वो है LAY। कौन सी वर्ब है जरा बताना बच्चों? दूसरी वर्ब है आपके पास में LAY। कि जो LAY है इसका मीनिंग क्या होता है जरा ये भी देखो। ये जो LAY है बच्चों,
ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब लेटना हो जाता है। लेटना या स्थित होना या निवास करना। जैसे मैंने आपको कहा था कि एन एम्बेसडर इज ए मैन हु लाइज अब्रोड फॉर हिज कंट्री। एक राजदूत वह व्यक्ति होता है जो अपने वतन के लिए विदेश में क्या करता है बच्चों, निवास करता है। तो इसका मतलब निवास करना। लाई का मतलब बच्चों लेटना होता है, और लाई का मतलब पसरना होता है। तो लाई सेकंड फॉर्म ले, और थर्ड फॉर्म क्या हुई है, ले आई एन हो गई। और ये ले तो बच्चों आपको अच्छी तरह मालूम है ना, एक वो क्या था कि एक व्यक्ति के पास में एक मुर्गी थी, वो रोज 1 सोने का अंडा देती थी। तो आप इंग्लिश में कैसे लिखते हो, द हैन, HAHEN, द हैन, और फिर लगाते हो LAID, लेड, द ए गोल्डन एग एवरी डे। देखो बच्चों एवरी डे का प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको समझाया अगर किसी सेंटेंस में एवरी डे का प्रयोग हो रहा है लेकिन वह सेंटेंस किसी स्टोरी का पार्ट है, तो उसका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में नहीं करके पास्ट सिंपल में करना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि द हैन, अब बच्चों यहाँ ले का प्रयोग नहीं, लेड का प्रयोग किया, लेड। इसका मतलब लाइट का भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट है तो वो मुर्गी रोज 1 सोने का अंडा झूठ बोली, ये जम नहीं रहा है। मुर्गी रोज 1 सोने का अंडा लेटी, ये नहीं जम रहा है, लेकिन ये जरूर जम रहा है, ये मुर्गी रोज सोने का 1 अंडा देती थी, अर्थात वो जमीन के ऊपर रख देती थी। तो LAY में रख देना होता है या किसी चीज को धर देना होता है। ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया है। तो बच्चों एंड बोथ ऑफ द रोड्स इक्वली ले दैट मॉर्निंग, और बच्चों उस सुबह या उस सवेरे वे दोनों सड़कें क्या थी बच्चों, वे दोनों सड़कें मेरे सामने समान रूप से पसरी पड़ी थी। अब मेरे सामने क्या था, सिंस आई वाज ओनली अ सिंगल ट्रैवलर, क्योंकि मैं अकेला पथिक था, and two roads were lying equally before me, two roads were equally lying before me। और बच्चों मेरे सामने क्या था, 2 सड़कें बराबर समान रूप से पसरी पड़ी थी। अब प्रश्न किसका था, नाउ इट वाज द क्वेश्चन ऑफ चॉइस। अब बच्चों चॉइस का प्रश्न था। अब ये जीवन में आपके सामने कई बार आप 2 रास्तों के ऊपर आके खड़े हो जाते हो और आपके सामने चॉइस का सवाल होता है। अब मेरे सामने भी ये सवाल था कि इस रास्ते को चुनूं या उस रास्ते को चुनूं, आखिर में किस रास्ते को चुनूं। दिनकर कहता है अपनी कविता में, क्या तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। ये असमंजस की स्थिति है। अब बच्चों यहाँ भी हमारे सामने असमंजस की स्थिति है, एक सड़क इधर जा रही है, एक सड़क उधर जा रही है। अब प्रश्न ये है कि मैं इस रास्ते को चुनूं, वेदर आई शुड फॉलो द फर्स्ट पाथ और आई शुड फॉलो द सेकंड पाथ, मैं पहले वाले पाथ को चुनूं या दूसरे वाले पाथ को चुनूं। तो बच्चों समझ में आ गया, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली रे इन लीव्स नो स्टेप इट ट्रॉडन ब्लैक। इन लीव्स का मतलब तो जाने गए पत्तियों में, नो स्टेप्स का मतलब होता है बच्चों कोई कदम, नो स्टेप भी सही है, नो स्टेप्स भी सही है, नो स्टेप। हेड ट्रॉडन ब्लैक का मतलब ये है बच्चों कि जो दोनों रास्ते थे ना, उन दोनों रास्तों के ऊपर क्या था बच्चों, थोड़ी बहुत पत्तियां तो होती हैं। तो वो कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि वो कह रहा है, देखो सेंटेंस की लाइन क्या है बच्चों, इन लीव्स यानी पत्तियों में, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। इसका मतलब बच्चों अब तक कोई भी स्टेप, कोई भी कदम, कोई भी मनुष्य का पांव जो है उसने क्या नहीं किया था, इन पत्तियों को रौंद कर काला नहीं किया था। ध्यान दो बच्चों, ट्रोडन डाउन ट्रोडन शब्द तो खूब सुना होगा, नहीं सुना तो सुनिए। ये बच्चों एक शब्द है डाउन ट्रोडन। अब प्रश्न ये होता क्या है, ये डाउन ट्रोडन बच्चों होता है दलित वर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दलित वर्ग। तो दलित का मतलब जानते हो, जिसको आप अपने पांव से दल देते हो, अर्थात जिसको अपने पांव से पदाक्रांत कर देते हो, कुचल देते हो, रौंद देते हो। तो बच्चों जो वर्ग है हमारे पास वो ट्रीड, फिर करोगे ट्रोड और थर्ड करोगे ट्रोडन। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो स्टेप हैड ट्रोडन द लीव्स ब्लैक येट। इसका मतलब उन पत्तियों को बच्चों अभी तक कुचल कर, क्रश माने कुचल कर या रौंद कर किसी भी पांव ने अब तक उनको काला नहीं किया था, यानी पत्तियां बिल्कुल ताजा थी। एंड दे वर इनवाइटिंग मी, और वो मुझे इनवाइट कर रही थी। दे वांटेड वियर, वो चाहती थी कि कोई उनके ऊपर चले। तो बच्चों वो रास्ते मेरे सामने किसी थे, दे वर इनवाइटिंग मी, मुझे इनवाइट कर रहे थे। आई केप्ट द फर्स्ट फ्लोर अनदर डे। अब बच्चों ये क्या कहता है, तो ये आपका ये कह रहा है कि मेरे सामने 2 रास्ते थे और मैंने क्या दोनों किया। बच्चों जरा ध्यान देना, वो ये कह रहा है कि ये 2 रास्ते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ आपका पोएट खड़ा है, वो कह रहा है आई केप्ट द फर्स्ट फ्लोर अनदर डे। पहले वाले रास्ते को मैंने छोड़ दिया किसी और दिन के लिए, कि जिंदगी बहुत बड़ी है, किसी दूसरे दिन चल लूंगा, आज तो मैं दूसरे वाले रास्ते पे ही चल लेता हूं। तो पहले वाले रास्ते को बच्चों उसने छोड़ दिया, पहले वाले रास्ते को उसने छोड़ दिया और उसने कौन सा रास्ता चुना, उसने दूसरा रास्ता चुना।
अब बच्चों लोग कहते हैं कि इस रास्ते के ऊपर तो लोग बहुत कम चले थे और इसके ऊपर बहुत ज्यादा चले थे, तो जिस पथ के ऊपर बहुत ज्यादा लोग चले थे उस पथ को उसने नहीं चुना और उसने दूसरा रास्ता चुना, यानी उसने चैलेंजिंग चुना। लोग इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार करते हैं, लेकिन मैं बच्चों आपको ये कहना चाहता हूं कि जो रास्ता ये रास्ता है जिसके ऊपर सारे लोग चलते हैं और अगला चला इस रास्ते के ऊपर, तो बच्चों ज्यादातर लोग जिस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिसके ऊपर ज्यादा लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वो रास्ता सही था। जब 100 व्यक्ति किसी एक रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, एक रास्ता सुना है जिसके ऊपर कोई नहीं जाता है और आप जबरदस्ती उसके ऊपर जा रहे हो, तो चैलेंजिंग नहीं है, आपकी बेवकूफी भी है, ये चैलेंजिंग नहीं है। क्योंकि बच्चों होता क्या है कि इंसान को स्वयं को गलतियां करके नहीं सीखना चाहिए बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो कई लोगों ने बच्चों ये निष्कर्ष निकाला कि ये रास्ता सही नहीं है, इस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए, और आप क्या दूसरों की मान नहीं रहे हो। तो बच्चों मनुष्य को आखिरकार एक ही जिंदगी जी मिलती है यही जीने के लिए और यही प्रयोग करने के लिए, और बच्चों अगर इसको प्रयोग करने में बिता दोगे तो फिर जियोगा। इसलिए जरूरी है कि प्रयोग न करें, एक्सपेरिमेंट कम करें, और जो आपसे सीनियर हैं उनके द्वारा जो मशवरा आपको दिया जाता है उस पर भी आपको अमल कर लेना चाहिए। क्योंकि खुद गलती करोगे तो गलतियां तो कभी बीतेंगी नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी प्रयोग में बीत जाएंगी। तो आपको बताया गया बच्चों कि इस रास्ते को इसने क्या किया, किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, किसी और दिन चल लेंगे, और आज तक ये वाला रास्ता पकड़ते हैं। अब बच्चों बात दरअसल ये है कि इस रास्ते के ऊपर क्या थे, कांटे थे। आप जानते हो ज्यादातर लोग कौन सा रास्ता चुनते हैं? ज्यादातर लोग बच्चों मेहनत का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि मेहनत का जो रास्ता है वही आपको मंजिल या मुकाम तक लेकर के जाता है। लेकिन जो कुछ लोग आलसी हैं, निकम्मे हैं, वो इस रास्ते से चलेंगे। अब इस रास्ते से चलेंगे, ये मौज मस्ती का रास्ता है, तो मौज मस्ती कर लो, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा, बट यू विल नॉट अचीव योर गोल। लेकिन आपको आपका गोल या आपका मकसद, आपकी मंजिल जो वो हासिल नहीं हो पाएगी। तो बच्चों आपकी कभी ने कौन सा रास्ता चुना, जरा बताना। आपकी कभी ने बच्चों जो है पहला रास्ता छोड़ दिया किसी और दिन के लिए, वो कहता ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। देखो बच्चों इसके लास्ट में कौन सा चिन्ह आ रहा है, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन। ये ताज्जुब वाली बात है, हैरान करने वाली बात है, इट्स मच सरप्राइजिंग। ये भेद सरप्राइजिंग अर्थात ये भेद विस्मयकारी है। दैट द पोएट लेफ्ट द फर्स्ट वे फॉर सम अदर डे, कि उसने जो पहला वाला रास्ता है वो किसी अन्य दिन के लिए छोड़ दिया। और क्या किया बच्चों, येट नोविंग, येट का मतलब होता है बच्चों जरा ध्यान देना, ये येट शब्द है ना, इसका मतलब कुछ भी होता हो, लेकिन आपकी इस पंक्ति में इसका मतलब है डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डेस्पाइट नोविंग यानी ये जानने के बावजूद। हाउ वे लीड्स टू वे। देखो बच्चों आप इस रास्ते के ऊपर गए, यहां चले, यहां से दूसरा रास्ता मिल गया, फिर चल पड़े, फिर दूसरा रास्ता चल पड़े, चलते ही रहोगे। तो इस बात को मैं बखूबी जानता था, आई न्यू इट वेरी वेल दैट वन वे लीड्स टू अनदर वे, अर्थात एक रास्ता दूसरे रास्ते में खुल जाता है, एक रास्ता दूसरे रास्ते में खुल जाता है। और बच्चों ये जो राहें कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन राही जरूर खत्म हो जाता है। राहें कभी खत्म नहीं होती है परंतु राही जरूर खत्म हो जाता है। येट नोविंग अर्थात डिस्पाइट नोविंग दैट, हालांकि मैं इस बात को बखूबी जानता था, although I knew it very well that how ways lead, how ways और how way leads on to way, अर्थात कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते में निकल जाता है, रास्ता आगे से आगे निकलता जाता है। I doubted, मुझे इस बात का शक था कि I should ever come back, मुझे इस बात का शक था, यानी I suspected that, अर्थात मुझे इस बात का संदेह हुआ that whether I should ever be able to return or not, कि मैं कभी इस दूसरे रास्ते को जिसको छोड़ के जा रहा हूं, क्या मुझे दोबारा जिंदगी में कभी इस रास्ते के ऊपर चलने का मौका भी मिलेगा कि नहीं। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हमने ये 2 मिनट का ब्रेक।
थोड़ा सा ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक, थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक के कारण थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। अब बच्चों मैं आपको बता रहा था कि द पोएट डाउटेड, आई मीन द पोएट सस्पेक्टेड, पोएट को इस बात का शक हुआ वेदर ही शुड एवर बी एबल टू, वेदर ही शुड एवर बी एबल टू विजिट द फर्स्ट वे इन हिज लाइफ टाइम और नॉट। उसको अपने जीवन काल में पहले वाला रास्ता जो उसने कभी किसी और दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया, छोड़ दिया है, क्या उसको उस रास्ते को विजिट कर देगा, कभी दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसको शक हो गया, क्योंकि वो खुद बुद्धिमान था, ही वाज वाइज एनफ, वो खुद बुद्धिमान था, ही न्यू इट वेरी वेल दैट, वो इस बात को जानता था कि जब आप एक रास्ता पकड़ के चल पड़ते हो तो कहां दोबारा उस रास्ते के ऊपर आने की संभावना। जैसे बच्चों आपके सामने दो रास्ते हैं, आप टीचर बन जाएं या आप डॉक्टर बन जाएं। अब आप सोचते हो यार डॉक्टर की पढ़ाई किसी और दिन पढ़ लेते हैं, आज तो आर्ट से ले लेते हैं, तो मास्टर बन गए आप। अब मुझे बताओ क्या इस जीवन में कभी दोबारा उस बीए को छोड़ करके बीएससी करके दोबारा डॉक्टरी, वो कौन सी जो भी आपकी पीएमटी वगैरह है, वो सब करके क्या आप दोबारा डॉक्टर बनने का सपना साकार कर सकोगे इस जीवन में? बच्चों जब एक रास्ता आप पकड़ लेते हो तो पहले टीचर बनते हो, फिर सीनियर टीचर बनते हो, फिर लेक्चरर बनते हो, और रास्ता आगे से आगे निकलता जाता है। लेकिन जो रास्ता छूट गया है वो तो छूट ही गया है, जो रास्ता छूट गया है वो तो छूट ही गया है। उसको इस बात की डाउट थी, क्योंकि वो जानता था कि किस प्रकार से रास्ता आगे से आगे निकलता जाता है, एक रास्ते के अंदर दूसरा रास्ता मिलता जाता है, और व्यक्ति क्या करता है, जिस बिंदु से वो स्टार्ट हुआ था उस बिंदु पर दोबारा इस जीवन काल में कभी लौट नहीं पाता है। तो बच्चों यही बताया गया है कि येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी ये जानने के बावजूद, डिस्पाइट शब्द बोला बच्चों मैंने, येट की जगह क्या बोला, डिस्पाइट, डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन फर्क ये है कि अगर आप इंस्पाइट का प्रयोग करोगे तो ध्यान दो इंस्पाइट के बाद में ऑफ भी आएगा और या नहीं आएगा। समझ में आ गई? ये दोनों का मतलब एक होता है डिस्पाइट यानी के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी के बावजूद, लेकिन इंस्पाइट के बाद में ऑफ का प्रयोग अनिवार्य तो होता है, लेकिन डिस्पाइट के बाद में ऑफ का प्रयोग हरगिज नहीं होता। ये ध्यान देने लायक बात है बच्चों, कई परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? ओके, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। कभी कहता है कि मैं इस बात को जानता हूं कि जहां से मैं शुरू हुआ हूं वहां तो मैं दोबारा कभी लौट नहीं पाऊंगा, बट इन फ्यूचर, परंतु भविष्य में, आई शैल बी टेलिंग, मैं लोगों को ये बता रहा हूंगा, आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं ये बात लोगों को बता रहा हूंगा। विदेशाई का मतलब ये गहरी सांस लेते हुए, एक गहरी आह भरते हुए। कभी कहता है कि मैं आने वाले समय में एक गहरी आह भरते हुए, ये शब्द बच्चों जरा ध्यान दो, SIGH, साई यानी क्या होता है, आह है, तो मैं एक गहरी सांस, एक डीप, बच्चों DEEP डीप जानते हो ना, गहरी, तो विद डीप साई का मतलब होता है एक बहुत गहरी सांस के साथ या एक बहुत गहरी आह भरते हुए मैं क्या करूंगा, आई शैल बी टेलिंग पीपल अबाउट दिस, मैं लोगों को अपनी इस खता के बारे में बता रहा हूंगा, मैं लोगों को इस खता के बारे में बता रहा हूंगा कि काश मुझे पता होता तो मैंने ये रास्ता न चुन करके वो रास्ता चुना होता। देखो बच्चों एक रास्ता तो क्या है, मौज मस्ती का रास्ता है। कभी ये कहता है देखो ये रास्ता वाला है, इस पे बढ़िया घास उगी हुई है, ये मौज मस्ती का रास्ता है, खूब एंजॉय करो, घर वालों के पैसे जो है उनको इधर उधर खूब खर्च करो, बढ़िया कपड़े लत्ते पहनो, और पढ़ाई के लिए जो पैसे दिए जाएं उन पैसों को भी आप एंजॉयमेंट में खर्च कर दो, मेकिंग मेरी। तो ये रास्ता तो बच्चों घास, इस रास्ते पे तो हरी हरी घास उगी हुई है, कोमल कोमल घास, मखमल के जैसी घास, बहुत नाजुक घास, तो आप इस रास्ते के ऊपर चल लो। और ये जो रास्ता बच्चों ये थोड़ा पथरीला है, ये थोड़ा कंटकित मार्ग है, ये कांटों से भरा हुआ रास्ता है। अब बच्चों बात यह है, दोनों रास्ते आपके सामने हैं, आपको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। यदि आप ये मौज मस्ती वाला रास्ता अख्तियार करोगे तो बाद में पछताओगे जैसे कभी पछता रहा है, और फिर वही बात आएगी अब पछताया न हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो खेत का बरसा जब कृषि सुखाने समय चूकी पुनी का पछताने। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब एक बार मान लो क्या कहते हैं कि का बरसा जब कृषि सुखाने, फिर अगर बारिश आई भी तो आई, क्या मतलब निकला जब खेत सूखने के बाद बारिश आई तो फिर उस बारिश का कोई औचित्य नहीं है। तो का बरसा जब कृषि सुखाने समय चूकी पुनी का पछताने, जब एक बार समय निकल गया बच्चों तो इस कवि की तरह पछताने के अलावा, हाथ मलते रह जाने के अलावा आपके पास में दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो ये रास्ता बच्चों किसका प्रतीक है। अब लोग कहते हैं इसकी जो है इस प्रकार से व्याख्या की जाती है, बुक्स के अंदर भी इस तरीके की व्याख्या है कि साहब उसने चैलेंजिंग मार्ग चुना। ये चैलेंजिंग मार्ग नहीं है,
यदि उसने चैलेंजिंग मार्ग चुना होता तो उसको अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के ऊपर पछताना नहीं पड़ता। ये मेरा निष्कर्ष है, दिस इज माई कंक्लूजन। तो बच्चों मैं अपने कंक्लूजन से और अपने व्यू पॉइंट से आपको चीजें पढ़ा रहा हूं। आप जी जो कई भी एक्सप्लेनेशन आप पढ़े इधर उधर पासबुक्स वगैरह में तो कुछ भी पढ़े, लेकिन मैं आपको कहता हूं ये रास्ता चैलेंजिंग नहीं है बच्चों। चैलेंजिंग शूलों से भरा हुआ रास्ता होता है, लेकिन फूलों से भरा हुआ रास्ता कभी भी चैलेंजिंग नहीं होता है। आप जानते हो बच्चों, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जिंदगी बच्चों गुलाबों की सेज नहीं है, जिंदगी गुलाबों की सेज नहीं है बच्चों। क्या है ये जीवन? तो क्या है, इसमें तो संघर्ष है, ठीक है। इस जीवन में तो क्या है, कहीं पड़ाव है कहीं सवेरा है। जीवन न रेन बसेरा है न यायावरों का डेरा है, ये तो एक सार्थक सफर है जिसमें मंजिलें हैं, पड़ाव है, सवेरा है। इतनी सारी बाधाएं बच्चों इस रास्ते पे आनी थी, और आपका कवि जो है उसने सोचा कि यार इस मुश्किल रास्ते के ऊपर चल लेंगे किसी दिन, ऐसी कोई बात नहीं है, ताकत की कोई कमी नहीं, हिमाकत की कोई कमी नहीं है, किसी और दिन चल लेंगे। लेकिन आज तो अपन क्या करते हैं, ये जो मस्ती वाला रास्ता है इसको एंजॉय कर लेते हैं। उस रास्ते को एंजॉय किया उसने, और आगे क्या कह रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। कवि कहता है कि मुझे पता है, मुझे इस बात की डाउट हो गई है, दैट I shall be telling people about this, I shall be telling people about this with a sigh in future। अर्थात भविष्य में मैं इस वाकये के बारे में, अर्थात मैं भविष्य में इस वाकये के बारे में लोगों को बता रहा हूंगा, अपनी जबानी लोगों को बता रहा हूंगा, मैं अपनी जबानी लोगों को एक आह भर के बता रहा हूंगा। some ages and ages hence, क्या बता रहा हूंगा, ये बता रहा हूंगा कि सदियों पहले क्या हुआ था बच्चों, सदियों पहले एक बात हुई थी। वो बात क्या थी आपको पता है? सदियों पहले आप जानते हैं बच्चों, गलतियां खताएं करती है, खताएं कौन करता है? खताएं लम्हे करते हैं और भुगतना सदियों को पड़ता है। खताएं तो लम्हे करते हैं और भुगतना सदियों को पड़ता है। अब बच्चों ये बात मैंने क्यों कही, ये बात कहने के पीछे एक वजह है। कभी ये कहना चाहता है कि मैं लोगों को कहूंगा कि एजेज बिफोर एजेज एंड एजेज का मतलब होता है बिफोर मैनी सेंचुरीज, कई शताब्दियों पहले। अब आप ये कहोगे बच्चों कि साहब ये बात जो है शताब्दियों के बाद कैसे कही गई, शताब्दियों तक जिंदा तो रह जाएगा ये? तो बात दरअसल बच्चों ये है कि ये शताब्दियों तक जिंदा नहीं रहेगा। यहां पर बात को बहुत ज्यादा क्या करके कहा गया है, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा करके कहा गया है। इसलिए बच्चों इसको आप क्या बोलते हैं, जरा ध्यान देना। इसको बच्चों ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हाइपरबोल या एग्जेगरेशन। हाइपरबोल या एग्जेगरेशन का मतलब होता है बच्चों अतिशयोक्ति। क्या होता है? अब हिंदी में देखो बच्चों, आप इसको यूं लिखते हो अतिशयोक्ति। ध्यान दो बच्चों, ये गलत है, ये सही नहीं है। ये जो बच्चों आपने लिखा है ये बिल्कुल गलत है, ये क्या नहीं है, ये सही नहीं है। अतिशयोक्ति बच्चों ये बिल्कुल गलत है। वजह क्या है? ये जो बच्चों ये आधा से है ना, यहाँ पर पूरा शय का प्रयोग आपको करना चाहिए। पहली बात समझ में आ गई? हाइपरबोल क्या होता है बच्चों? हाइपरबोल बच्चों ये तो क्या है, हिंदी में तो कई चपलातिशयोक्ति, अत्यंताशयोक्ति है ना, न जाने 4-5 अतिशयोक्ति हैं, पर मैं आपको सिर्फ एक अतिशयोक्ति समझाता हूं कि बच्चों कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। आइए नदियां पड़ी अपार, कैसे घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो काम बहुत फास्ट हो रहा है, आपकी सोच से भी ज्यादा फास्ट काम हो रहा है। तो वही तो बच्चों एग्जेगरेशन होता है। अगर इंग्लिश के एग्जाम्पल की बात करें तो मैं इंग्लिश में दे देता हूं। तो मेरे पास तो सब प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, आप जैसा चाहोगे वैसा ही मैं आपको दे दूंगा। ध्यान देना बच्चों, बेलिंडा ये बच्चों की लड़की का नाम है। और जहां तक मुझे याद है, शेक्सपियर की किताब है टेम्पेस्ट, उसकी नायिका का नाम है। शेक्सपियर जो है उनकी द टेम्पेस्ट, तूफान, समुद्र में तूफान आता है और वो जहाज जो है चरमरा जाता है, राजकुमार एक द्वीप के ऊपर चला जाता है, द्वीप के ऊपर पता नहीं कहां से एक प्रिंसेस मिल जाती है, उसका नाम बेलिंडा होता है। तो बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा मुस्कुराई, एंड और बच्चों आइए क्या हुआ, एंड ऑल द वर्ल्ड, एंड ऑल द वर्ल्ड यानी सारी दुनिया। बेलिंडा मुस्कुराई एंड ऑल द वर्ल्ड इज, नहीं इज क्यों, वाज गे, मतलब समझ आ गया? ये गे बच्चों वो नहीं जो आप समझ रहे हो, ये का मतलब प्रसन्न होता है, प्रसन्न, खुश। तो यहाँ पर बताया गया बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड इज वाज गे, यानी बेलिंडा मुस्कुराई और सारी दुनिया झूम उठी। बेलिंडा मुस्कुराई और सारी दुनिया झूम उठी। एक लड़की के मुस्कुराने से सारी दुनिया झूम उठ नहीं सकती है। मतलब कि सारी दुनिया के क्या फर्क पड़ेगा एक लड़की की मुस्कुराहट से? इसको बच्चों हाइपरबोल कहते हैं, इसे हिंदी में अतिशयोक्ति, अंग्रेजी में हाइपरबोल या एग्जेगरेशन कहते हैं। तो बच्चों युगों की बात कर रहा है, युगों से तो अपना क्या लेना देना। वो कह रहा है जी कि मुझे पता है कि भविष्य में मैं लोगों को ये बता रहा हूंगा कि युगों पहले, क्या था बच्चों, युगों से पहले।
तो बच्चों युगों युग से स्त्री का प्रयोग करते हैं, युग युग से हम गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे, तो युग युग तो वो जिएगा ही नहीं, लेकिन वो तो गाता रहेगा। तो इसको बच्चों हाइपरबोल कहते हैं, इसको एग्जेगरेशन कहते हैं, जब बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके एग्जेगरेट करके कहा जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल द फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल इन इंग्लिश। क्लियर हो गया है? यानी हाइपरबोल कई जगह इसका उच्चारण आपको हाइपरबली भी देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे। अब वो कहता है बच्चों कि मैं लोगों को ये कह रहा हूंगा कि युगों युगों पहले एक भूल हुई थी मुझसे, एक गलती हुई थी मुझसे। युगों युगों पहले क्या हुआ था बच्चों? एक भूल हुई थी मुझसे, एक गलती हुई थी, ऐसा मैं लोगों को बता रहा हूंगा। क्या? समवेयर एजेज हैंस का मतलब होता है 10, हैंस का मतलब होता है बच्चों 10, यानी होता है इस प्रकार। बिफोर मेनी एजेज, समवेयर अर्थात कई युगों पहले, युगों युगों पहले जो है किसी जगह पर क्या था? एक सड़क बच्चों दो सड़कों में फट रही थी। वो कह रहा टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, दो सड़कें जो है फट करके एक वुड के अंदर अर्थात एक जंगल में क्या था बच्चों? एक रोड जो दो सड़कों के अंदर विभाजित हो गया था। एक सड़क जो है दो सड़कों के रूप में विभाजित हो गया था एक जंगल में। एंड आई, और बच्चों और मैंने, एंड आई और मैंने, आई टुक द वन, और मैंने वह रास्ता चुना दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने वह रास्ता चुना जिसके ऊपर लोग कम चले थे, अर्थात मैंने वह रास्ता चुना जिसके ऊपर हरी भरी घास थी, जिसके ऊपर मखमली घास थी। एंड दैट इज मेड ऑल द डिफरेंस, और बच्चों इस छोटी सी भूल ने ला दिया बड़ा अंतर, और इस छोटी सी भूल ने ला दिया बड़ा अंतर, बड़ा अंतर। तो बच्चों कवि ये कहता है कि उस दिन यदि मैंने ये रास्ता न चुन करके वो रास्ता चुना होता तो कुछ और बात होती, और ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती। उसको मलाल है अपनी चॉइस के ऊपर। इस कविता का पैगाम यही है, इस कविता का संदेश यही है। द थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दिस। इस कविता का बच्चों पैगाम और इसका जो थीम है वो क्या है? वो ये है कि बच्चों जिंदगी में आपके सामने क्या आएंगे? ऐसे बहुत से क्षण आएंगे कि आपके सामने चुनाव का प्रश्न पैदा होगा। तो बच्चों सोचो, पहले तोलो, उसके बाद बोलो, तोलो उसके बाद बोलो, और उसके बाद में जाकर के किसी चीज का चयन करो। आप अपने अभिभावकों की राय ले सकते हैं, अपने गुरुजनों की राय ले सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया तो बच्चों आपको हम कह चुके हैं कि जो खताएं हैं वो तो लम्हे करते हैं, एक पल में एक गलती होती है, खताएं तो लम्हे करते हैं लेकिन भुगतना सदियों को पड़ता है। खताएं तो लम्हे करते हैं लेकिन भुगतना किसको पड़ता है बच्चों? लेकिन भुगतना तो सदियों को पड़ता है। इसका मतलब समझ में आ गया आपके? तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आपकी पोएम खत्म हो गई है, और इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।